चलो स्टार्ट करें। गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो हमने पिछली कक्षा में मैटर इन अवर सराउंडिंग खत्म कर लिया था। हमारे आसपास के पदार्थ पढ़ रहे थे ना हम। ठीक है, वो चैप्टर खत्म हो गया था, तो आज हम उसका रिवीजन करेंगे। तो ये रिवीजन, एक तो पूरा चैप्टर हम वापस एक बार दोहराएंगे कि क्या क्या पढ़ा था, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो सब याद रखेंगे। और बीच बीच में मैं कुछ क्वेश्चंस करूंगी और देखते हैं कौन कौन उनका जवाब दे पाता है। तो शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए, तो पदार्थ क्या था मैम? जो सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं उन्हें पदार्थ कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो पदार्थ के कुछ आप बताइए, उनके गुण बताइए। पदार्थ के क्या क्या गुण होते हैं? पदार्थ जिन कणों से मिलकर बने होते हैं, तो क्या आप उन पदार्थ के कणों का गुण बता सकते हैं? मैम, जिनके बीच रिक्त स्थान होता है उन्हें पदार्थ। हाँ, ठीक है। और पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। निरंतर गतिशील मतलब? मैम, जो हमेशा चलते रहते हैं, मतलब रुकते नहीं, कहीं स्थिर नहीं रहते। जी बिल्कुल। तो हमने पहले ये पढ़ा था कि जो पदार्थ होते हैं, हमारे आसपास की सभी चीज एक तरह के पदार्थ है। ठीक है, तो वो कुछ भी हो सकते हैं। कॉपी हो सकता है, पेन हो सकता है, बुक हो सकता है, ये बोर्ड हो सकता है। सभी कुछ हमारे आसपास के सब एक तरह के पदार्थ ही है। तो अगर तुम देखोगे तो ये जो पदार्थ है, ये छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ये कण इतने छोटे होते हैं कि तुम ऐसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, तो ये बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। और उन कणों के गुण क्या होते हैं, इसमें हमें ध्यान देना है कि ये कण की गुण क्या है। पहला तो ये बहुत ही छोटे होते हैं। दूसरा, जैसे कि आपने बताया, ये निरंतर गतिशील रहते हैं। निरंतर गतिशील मतलब ये हमेशा चलते रहते हैं, हमेशा मूविंग। तो ये जो कण होते हैं बहुत छोटे होते हैं और ये निरंतर गतिशील रहते हैं, मतलब हमेशा मूविंग रहते हैं, हमेशा चलते रहते हैं। ये तुम एक पॉइंट पे नहीं पाओगे कि अच्छा ठीक है ये यहीं पे है, दूसरे 1 सेकेंड बाद देखोगे वो कहीं और चला गया होगा। चलिए, और एक और बताया आपने कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। क्योंकि जो रिक्त स्थान है, इन्हीं के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। ये रिक्त स्थान हमें बहुत मदद करते हैं ये बताने के लिए कि जो पदार्थ होगा, क्या वो सॉलिड है मतलब ठोस है, या लिक्विड है मतलब द्रव, या गैस है मतलब गैसियस। ठीक है, तो ये हमें बहुत मदद करेंगे कि जो हमारा पदार्थ है वो क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, या गैस है। जैसे कि ये बुक सॉलिड है, तो ये जो बुक सॉलिड है, कहने का मतलब ये है कि इस बुक को बनाने के लिए ये जो कण होंगे, उनके बीच में रिक्त स्थान बहुत ही ज्यादा होगा कि कम होगा? सॉलिड में क्या होता है, जो रिक्त स्थान होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं कि कम होते हैं? और कौन किसको किसको लगता है कि ज्यादा होंगे? तो ये जो सॉलिड होते हैं उसमें क्या होता है कि ये जो कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है वो बहुत ही कम होता है। और उसी के उल्टा, अगर हम गैसियस में जाए तो उनके बीच का रिक्त स्थान बहुत ज्यादा होगा। और बीच वाले को क्या बोलते हैं? जिसका एवरेज होता है, मतलब कि ना बहुत ही दूर होते हैं ना बहुत ही पास होते हैं। तो ऐसे पदार्थ को हम क्या बोलेंगे, सॉलिड, लिक्विड या गैस? लिक्विड, द्रव, लिक्विड। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? जो पदार्थ होते हैं ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। तो वो जो पदार्थ होते हैं, मैंने बस ये लिखा है कि ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। अब हमने पढ़ा क्या कि पदार्थ के गुण,
जो पदार्थ है उनके क्या क्या गुण होते हैं। तो पहला आप लोगों ने बताया कि ये निरंतर गतिशील होते हैं, निरंतर गतिशील। और दूसरा आप लोगों ने बताया कि जो पदार्थ के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। तीसरा आप कोई बता सकते हैं कि और क्या गुण बताया था मैंने? पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जो अभी आपने बोला कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो आकर्षण करने का कारण क्या होता है कि कैसे आकर्षित कर रहे हैं, क्या मतलब कुछ कुछ है उन दोनों के बीच में? उसके मध्य लगने वाला आकर्षण बल। आकर्षण बल, फोर्स। तो एक होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक होता है फोर्स ऑफ रिपल्सन। अट्रैक्शन में क्या होता है कि वो आकर्षित करते हैं, रिपल्सन में क्या होता है वो एक दूसरे से दूर जाते हैं। जैसे ये एक बॉल है, पार्टिकल ही समझ लो, ये एक कण है पार्टिकल, ये पहला कण है, ये दूसरा कण है। तो पदार्थ के कण इन्होंने ये बोला है कि इन लोगों के बीच में, अगर ये दो कण हैं तो इन दोनों के बीच में आकर्षण बल लगेगा। आकर्षण बल मतलब ये लगेगा कि ये इसके पास जाना चाहेगा और ये इसके पास जाना चाहेगा। ठीक है, अब चलो, एक होता है रिपल्सन। रिपल्सन में क्या होता है, ये एक दूसरे से दूर जाते हैं। तो आकर्षण में हुआ ये तो एक दूसरे के पास आ रहे हैं। रिपल्सन में क्या होगा, ये एक दूसरे से दूर भागेंगे। ये इस तरफ चला जाएगा, ये इस तरफ चला जाएगा। तो ये बल के कारण ही ये एक दूसरे को पास आते हैं या दूर जाते हैं। मतलब कि एक जो बल है वो हमेशा इन पर काम कर रहा है। ये बल आ कहां से रहा है, इस बल को क्या बोलते हैं? बल कई तरह के होते हैं ना, तो ये किस तरह का बल है? पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ये सब पढ़ा है, मैंने पढ़ाया भी था कि कौन सी ऊर्जा की वजह से ये जो है ये मूवमेंट कर रहे हैं। मतलब ऐसे ही तो नहीं ये घूमने लगेंगे इधर से उधर या एक दूसरे के पास आने लगेंगे, कुछ तो होगा ना। जैसे तुम अभी एक टेबल से दूसरे टेबल पे जाओगे तो तुम्हारे पास एनर्जी है, ऊर्जा है, ठीक है। अगर तुम एक जगह बैठे हो तो वो एक दूसरा ऊर्जा का प्रकार होता है, और तुम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो तो वो एक दूसरे ऊर्जा का प्रकार होता है। तो जो घूमने वाली ऊर्जा को बोलते हैं वो उस ऊर्जा का क्या नाम है, क्या बोलते हैं उसको? बिल्कुल याद है, ठीक है। तो ये गतित ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं इसको, ठीक है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने पे काम आती है, मदद करती है आपकी। तो वो जो होती है ये होती है गतित ऊर्जा। अब ऊर्जा के बाकी सारे प्रकार पढ़ेंगे, पर यहाँ पे गतित ऊर्जा ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने में काम आ रही है। यही ऊर्जा है जो उसके पास हमेशा रहती है। अगर मैं पूछूं कि ये गतित ऊर्जा कहाँ से आ रही है, तो अब कोई बता सकता है कि अच्छा ठीक है, मान लो ये गतित ऊर्जा है जिसकी वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है। तो ये एनर्जी आ कहाँ से रही है? इसको बोलते तो गतित ऊर्जा है, पर आ कहाँ से रही है? कैसे? ऊर्जा, ऊर्जा मैंने बताया भी है, अगर ध्यान दिया होगा तो मैंने एक बार बताया भी था कि ये जो एक जगह से दूसरी जगह घूम रहे हैं, अगर मैं एक ऊर्जा दे दूं इसमें तो ये और तेज घूमने लगेंगे। तो कैसे और तेज घूमने लगते थे ये? क्या कौन सा ऊर्जा देती थी मैं इसमें?
अच्छा, ये बताओ, ये एक पानी का ग्लास है, ठीक है, इसमें पानी है, और दूसरा ये भी पानी का ग्लास है, बस ये बट इसमें गर्म पानी है। गर्म पानी, मान लो मैं इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे उबाल के रख दी हूँ इसमें। तो अब बताओ, इस पानी में और इस पानी में अगर कोई पार्टिकल होगा, मान लो 4 पार्टिकल लिया मैंने, 1 2 3 4, और इस पानी में पार्टिकल लिया 1 2 3 4। कौन से ग्लास के पानी में जो कणों की मूवमेंट है बहुत तेज होगी, मतलब जो कणों की गतिशीलता है सबसे तेज इस वाले पानी में होगी कि या इस वाले में? कौन से वाले में? क्यों? हाँ बिल्कुल, तापमान। तो तापमान है, तापमान से वो एनर्जी आ रही है। अगर आप ठंड में देखो ना, अगर ठंड में देखोगे जहां पे आपको कहीं से धूप आ रही है, ठीक है, किसी छिद्र से धूप आ रही है, और उसमें कण को देखो, ठीक है, तो वो जो घूम रहे होंगे ना, वो बहुत धीरे धीरे घूमते हैं। बट वहीं अगर गर्मी में देखो, वो बहुत तेज, उनका मूवमेंट बहुत फास्ट होता है, बहुत तेज होता है। तो क्या वो एनर्जी आ कहाँ से रही है? गर्म में जो पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा होती है गर्मी में, तो क्योंकि गर्मी में टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो टेम्परेचर ज्यादा है तो पार्टिकल्स की क्या होंगी, जो एनर्जी होगी, जो काइनेटिक एनर्जी होगी, गतिज ऊर्जा, वो बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर गतिज ऊर्जा बढ़ी तो क्या होगा कि ये जो कण है वो बहुत फास्ट मूवमेंट हो जाएगा, बहुत तेज घूमने लगेंगे। यहां तक आया सभी को समझ में? तो ये आप क्यों नहीं बता पा रहे थे कि जब मैं पूछ रही थी कि कब फास्ट घूमेंगे कब धीमे घूमेंगे? ये ध्यान रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो टेम्परेचर होता है वो एक बहुत निर्धारक होता है कि ये पार्टिकल्स कैसे घूमेंगे, तेज घूमेंगे कि स्लो घूमेंगे। तो क्या है? तापमान। एक और कारक हो सकता है, कोई एक और बताओ। मैं अगर तुम्हें बताऊं, पूछूं तुमसे कि ये एक बॉक्स है, इस क्वेश्चन का आंसर दो। ये एक बॉक्स है और इसमें 1 2 3 4 पार्टिकल्स हैं, 5 पार्टिकल्स हैं। अगर मैं चाहूं, अगर मैं बोलूं कि मुझे इस बॉक्स का जो पार्टिकल्स हैं वो और तेज मूव करे, तो क्या करोगे? टेम्परेचर बढ़ाना होगा। टेम्परेचर को T से डिनोट करते हैं, ये ध्यान रखना सभी को। अच्छा हाँ, आप सभी ये ध्यान रखेंगे कि आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि किसको किससे दिखाते हैं। ये एक बार सभी देख लो, जो टेम्परेचर है उसको अगर लिखोगे तो वो T से लिखोगे। अगर मैं बोलूं बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक, बॉइलिंग पॉइंट, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बताओ। 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 100 डिग्री सेल्सियस। कोई बता सकता है कि 100 डिग्री सेल्सियस को अगर मैं केल्विन में लिखना चाहूँ तो क्या आएगा? डिग्री सेल्सियस को 373। वेरी गुड, 373 केल्विन। तो अगर आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछेगा तो क्योंकि टेम्परेचर का जो मात्रक, जो प्रतीक होता है वो केल्विन होता है, तो अगर वो आपसे पूछ रहे हैं डिग्री सेल्सियस में तो आप डिग्री सेल्सियस में बताओ, वरना आप हमेशा बोलोगे 373 केल्विन, हमेशा इसका जवाब दोगे आप केल्विन में।
यहाँ तक आ गया। जो टेम्परेचर को है उसको हम दिखाते हैं केल्विन। हाँ ठीक है, इसको केल्विन। कोई प्रेशर का बता सकता है? दाब। प्रेशर का प्रतीक क्या होता है? दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। हाँ वो सही है, मैं प्रतीक पूछ रही हूँ उसको कैसे लिखती है। जैसे टेम्परेचर को केल्विन से हम बोलते हैं, पास्कल। वेरी गुड। तो प्रेशर को मतलब दाब को किससे लिखते हैं? पास्कल। मान लो 10 पास्कल है, कितना पास्कल है? तो लिखोगे 10 पी ए। पी ए से लिखते हैं, और इसको, इसका स्पेलिंग है पी ए, जिसको बोलते हैं पास्कल, और इसको अच्छा अब बताओ, मास, मास को किससे लिखते हैं? संहति। मास पढ़ा होगा ना आपने, संहति। तो ये क्या होता है? वेट होता है ना, कितना वेट है? 1 kg है, 2 kg है, ग्राम्स में है। तो जो इसका प्रतीक होता है, देखो प्रतीक फिक्स होता है कि आप सिर्फ उसको उसी में लिख सकते हो। आपको जो स्टैंडर्ड है आपको वही यूज करना पड़ेगा। आप डिग्री सेल्सियस नहीं यूज कर सकते हो। अगर उसने आपसे पूछा है कि आप एग्जैक्ट बताओ तो आप केल्विन में ही उसको बताओगे। अगर देखो प्रेशर जो होता है, प्रेशर को अगर आपको पता होगा, पढ़ा होगा, तो एटीएम से भी लिखते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटीएम होता है, और भी बहुत कुछ होता है, बट जो स्टैंडर्ड है वो पास्कल ही यूज करोगे, तो आपको पास्कल ही यूज करना पड़ेगा। उसी तरह मास क्या होता है? ग्राम हो सकता है, केजी हो सकता है। तो जो स्टैंडर्ड होता है, जो प्रतीक होता है, वो क्या होगा? केजी होगा। ठीक है, किलोग्राम। तो संहति का होगा किलोग्राम, हमेशा केजी में दिखाओगे इसको। जैसे अगर मैं बोल दूं, अच्छा कोई बता सकता है कि ग्राम को किलोग्राम में कैसे चेंज करेंगे? अगर दे दिया है 200, 1000 का गुणा कर देंगे, 1000 से क्या करोगे? मल्टीप्लाई। ग्राम को किलोग्राम। वेरी गुड। तो अगर मैं दे दूं 2000 ग्राम है, 2000 ग्राम को किलोग्राम में बदलो, अपॉन 1000। अपॉन 1000। तो क्या आएगा? क्या आएगा? 2 kg। अगर मैं बोलूं 20 ग्राम है, तो 20 ग्राम को केजी में बदलोगे तो क्या आएगा? 2/100 kg। तो 20/1000 आएगा, जिसको आप बोल रहे हो ये 0 से ये 0 गया, तो बचेगा 2/100। 2/100 को डिवाइड करोगे क्या आएगा? 0.002 ये आया सभी को समझ में? तो 0.02 क्या होगा? केजी। तो ये आप सभी को आना चाहिए। चलिए, आयतन का क्या होता है? आयतन का क्या होगा? मैम क्या आयतन का? प्रतीक, प्रतीक पूछ रही हूँ। हाँ जैसे अभी केल्विन पढ़ा, टेम्परेचर का, पास्कल पढ़। हाँ प्रतीक। वी 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 वॉल्यूम, ये लिखते हैं इसको वॉल्यूम वी। इसका बस ये डिनोशन है, प्रतीक। जैसे अगर मैंने बता दिया कि किसी का वॉल्यूम 10 है, तो 10 के आगे यहाँ पे क्या लिखोगे? 10 कितना है? मीटर क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब है, मिलीमीटर क्यूब है, कितना है?
बहुत कुछ होता है, मिली सेंटी डेसीमीटर। तो क्या होगा, जो स्टैंडर्ड होगा वो मीटर होता है। अगर मान लो किसी ने बोल दिया कि 10 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इस 10 सेंटीमीटर क्यूब को चेंज करना पड़ेगा मीटर क्यूब में, तब जाके तुम उसको बता पाओगे कि कितना वॉल्यूम है। तो जो स्टैंडर्ड में लिखोगे वो मीटर, सेंटीमीटर से मीटर में बदलोगे, बदलने के बाद तुम लिखोगे कि इतना है। ठीक है, तो आयतन का क्या होगा, मीटर क्यूब होगा। घनत्व पता है क्या होता है? घनत्व, डेंसिटी। चलो, घनत्व क्या होता है, डेंसिटी ना। जो डेंसिटी होता है, जो घनत्व होता है, वो होता है संहति अपॉन आयतन। आपने नहीं पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो ये ध्यान में रखो, जो घनत्व होता है वो संहति अपॉन आयतन होता है। मतलब जो मास है उसको डिवाइड कर दो उसकी वॉल्यूम से, जो संहति है मास है उसको डिवाइड कर दो उसके आयतन से, तो वो तुमको उसका डेंसिटी, उसका घनत्व बता देगा। अगर हमने पढ़ा है संहति का क्या होता है प्रतीक, मास का क्या होता है केजी, और आयतन का क्या पढ़ा अभी हमने, एम क्यूब, मीटर क्यूब। तो अभी देखो, तो अगर तुमसे किसी ने पूछ दिया कि घनत्व का क्या होगा प्रतीक, तो क्या होगा केजी अपॉन मीटर क्यूब। इसको ऐसे भी लिख सकते हो केजी, अगर ये मीटर क्यूब को ऊपर लेके जाओगे ना, ये आप लोग आगे की कक्षा में पढ़ोगे, अगर आपको ये मीटर क्यूब नीचे से ऊपर लेके जाना है तो उसको ऊपर लिखो, बट ये 3 के आगे माइनस आ जाएगा। ये साइन हम यूज करते हैं, माइनस का साइन, ये आप लोग आगे की कक्षा में जब बड़े हो जाओगे पढ़ोगे कि ये नीचे से अगर ऊपर जाते हैं तो ये जो 3 है ये माइनस हो जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछ दिया कि घनत्व का प्रतीक क्या होता है, तो आप लिखोगे उसको kg m-3। ये यहां तक आ गया। तो अभी हमने पढ़ा टेम्परेचर का क्या होगा, टेम्परेचर का प्रतीक केल्विन, केल्विन। प्रेशर का, दाब का क्या पढ़ा है हमने, पास्कल। उसको किससे लिखते हैं, पी ए से। ठीक है, और संहति का क्या पढ़ा, मास का क्या होगा केजी, आयतन का क्या होगा मीटर क्यूब, ठीक है एम क्यूब। और क्या पढ़ा है हमने, घनत्व का केजी m की पावर -3। हाँ, तो उसको आप बोलोगे एम मत बोलो, उसको बोलो कि किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, किलोग्राम पर, ये जो डिवाइड होता है ना इसको पर बोलते हैं, तो इसको बोलोगे केजी मतलब किलोग्राम पर, डिवाइड को बोलोगे पर, और क्या है मीटर क्यूब। 3 को क्यूब बोलते हैं ना, ऊपर रहता है। अगर स्क्वायर एम स्क्वायर रहता है तो क्या बोलते हैं, इसको एम स्क्वायर बोलते हो। ये एम क्यूब है तो केजी पर मीटर क्यूब हो जाएगा, तो वो केजी एम की पावर -3 हो जाएगा। लंबाई का बताओ, लंबाई का क्या होगा, लंबाई को कैसे नापते हो, मीटर में, तो इसका क्या होगा मीटर। तो ये आप हमेशा याद रखिएगा, अगर आपसे कोई कुछ पूछ रहा है या किसी चीज को किसी में बदलने के, मीटर को किलोमीटर बदलने के लिए क्या करोगे, 1000 का मल्टीप्लाई, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, वेरी गुड। और किलोमीटर को मीटर में क्या कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, अपॉन 1000। 1000 से डिवाइड करोगे ना, मल्टीप्लाई कैसे करोगे,
मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए तो 1000 का। 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर। तो अगर मैं बोलूं कि मीटर को किलोमीटर में बदलो, अगर मैंने तुमको दे दिया 2000 मीटर है, उसको किलोमीटर में बदलो, अपॉन करना पड़ेगा ना, अपॉन करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई नहीं करोगे। ये हमेशा, ये वाला पार्ट हमेशा याद रखो। अगर कहीं पे अगर तुम भूल भी रहे होगे ना, अगर तुम्हें ये पता होगा तो तुम कभी भी कर लोगे। चलो बताती हूँ अच्छे से, एक बार हमेशा ओके ले हो जाएगा। देखो 1 kg इक्वल टू होता है 1000 ग्राम। अगर मैं बोलूं कि मुझे केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो अगर मुझे इधर से इधर जाना है तो मैं क्या करूंगी, मल्टीप्लाई का यूज करोगे, तो मल्टीप्लाई बाय 1000। बट अगर मैं बोलूं कि मुझे ग्राम से केजी जाना है, मतलब इधर से इधर जाना है, तो वहां पे तुम हमेशा डिवाइड का साइन यूज करोगे। ठीक है, तो अगर मैं बोल दूं 5000 केजी को मुझे ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो अभी ये सेम है, तो क्या करो, यूज करोगे मल्टीप्लाई बाय 1000। तो 5000 इंटू 1000 कितना आएगा, 50 ग्राम, 50 ग्राम आएगा। 5000 इंटू 1000, 6 जीरो आएंगे, क्या बोलते हैं 50 लाख, तो 50 lakhs रहेंगे। और ये क्या आएगा ग्राम में। अगर सिमिलरली मैं पूछूं कि 5000 ग्राम है, इसको किलोग्राम में बदलो, कितना आएगा, 5 किलोमीटर। किलोमीटर। अगर मेरे पास 5000 ग्राम चीनी है, अगर मैं उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए बोल रही हूँ, तो किलोमीटर कैसे आ रहा है, चीनी को किलोमीटर में कन्वर्ट कर लोगे क्या, तो डिवाइड करते हैं यहाँ पे। तो 5000 बाय 1000 कितना आएगा 5, तो क्या हो जाएगा 5 केजी, किलोग्राम। इसी तरह आपने ये बहुत सही से बताया था, अगर वही मैंने किलोमीटर का पूछ दिया तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो गया। 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर। अगर मैं बोल दूं एक लड़का है, वो 5000 मीटर चला है, आप बताओ कि वो कितना किलोमीटर चल चुका है। अगर मैं मतलब बोल रही हूँ कि 5000 मीटर को किलोमीटर में बदलना है, तो आप सीधे डिवाइड कर दो, 5000 मीटर वो ऑलरेडी चल चुका है, मुझे बताना है कि कितना किलोमीटर चला है, तो डिवाइड कर दो सीधे 1000 से, तो क्या आ जाएगा 5 किलोमीटर। वो लड़का 5 किलोमीटर चल चुका है। तो ये बहुत आसान है ये सब कन्वर्ट करना। अगर ये नहीं आएगा तो फिर अगर कोई क्वेश्चन दे देंगे तो उसका आंसर कैसे करोगे तुम। चलो ये सब याद था। और डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, प्लस 270, क्या करते हैं डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए, अभी तो किया था तुम लोगों ने, खुद ही बताया था। 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदला था तो कितना आया था, A बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273। वेरी गुड। तो जो भी टेम्परेचर दिया रहेगा उसमें प्लस 273 कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा केल्विन। चलिए, तो अभी तक हमने ये पढ़ लिया, यहाँ पे सभी को समझ में आ जाना चाहिए अभी तक, तो कुछ है नहीं इसमें कि किसको किससे सबका क्या प्रतीक होता है, ये हमेशा याद होना चाहिए, और आप लिखते रहोगे तो हमेशा याद ही हो जाएगा। तो हमने पदार्थ के गुण पढ़ लिए हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, निरंतर रहते हैं, और हमेशा इनके बीच में एक रिक्त स्थान होता है। चलो, पदार्थ के तीन प्रकार पढ़े थे,
ठोस, द्रव, गैस। चलो पहला तो क्या होता है, जो कैसे बताओगे कि ठोस है? ठोस का एक क्या होगा, फिक्स वॉल्यूम होगा। ये क्या है, इसका सारा क्या है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, लंबाई चौड़ाई सब फिक्स है इसका, और इसका एक फिक्स आयतन है। और अगर मैं इसको यहाँ पे रख दूं, इस बोर्ड पे रख दूं यहाँ पे, तो इसने एक प्रॉपर एक स्पेस कवर किया है, ठीक है। तो इसने जो जगह, जितना जगह इसने यहाँ पे कवर किया है, उतना जगह अगर मैं इसको अगर एक टेबल पे रख दूं तो ये उतना ही जगह कवर करेगा। मतलब इसका ये जो आयतन है वो हमेशा फिक्स ही है, बदलेगा तो नहीं। अभी जितना है 10 साल बाद आके देखोगे तब भी उतना ही रहेगा। तो इनका जो आयतन होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। और क्या, रिक्त स्थान तो पढ़ ही लिया, इनके बीच का रिक्त स्थान सबसे ज्यादा होता है कि कम होता है? ज्यादा होता है। ठोस का ज्यादा होता है, तो गैस का क्या होता है? तो जो सॉलिड है, वो जो ठोस है, उनका एक आकार है जो फिक्स है, ये हमेशा एक ही रहेगा। तो मतलब ये जो आकार है जो अभी है वो बाद में भी रहेगा, तो इनका जो आकार होता है वो फिक्स होता है। तो जो आकार होता है, इनका जो आयतन होता है, ये सब क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। और इनकी जो क्या होते हैं, एक स्पष्ट सीमाएं होती है। मतलब स्पष्ट सीमाएं मतलब इसका एक फिक्स लेंथ होगा, फिक्स विड्थ होगा, फिक्स हाइट होगा, ठीक है, सब फिक्स है, इसमें बदलेगा नहीं कुछ। अगर मैं पूछूं द्रव में जो आयतन होता है क्या वो फिक्स होता है, वॉल्यूम? मैम द्रव का आयतन निश्चित होता है और आकार अनिश्चित होता है। हाँ, वेरी गुड। और इनके कणों के बीच रिक्तता होती है। हाँ, तो ये जो आयतन होता है वो तो निश्चित होता है, ठीक है, वो तो सेम रहेगा। बट जो इनका जो आकार होता है वो बदलता रहता है। बदलता रहता है कैसे, कि अगर तुम इसमें रखोगे, एक ग्लास में रख दिया तो ये ऐसे रहेंगे। अगर एक मैंने ये वाला फ्लास्क ले लिया, एक मटका ले लिया मान लो, तो वो क्या हो जाएगा, इनका ऐसे रहेंगे। तो ये जो क्या है, इनका ये हमेशा बदलता रहता है। तो क्या हुआ, उसी का आकार ले लेगा। हाँ, वेरी गुड। जिस बर्तन में तुम द्रव को रखोगे वो उसी का आकार ले लेता है। और द्रव में क्या होता है, जो रिक्त स्थान होता है वो एवरेज होते हैं, मतलब ठीक है, ना ठोस की तरह बहुत ज्यादा होता है, ना गैस की तरह बहुत, ठोस की तरह बहुत कम होता है, ना गैस की तरह बहुत ज्यादा होता है। तो ये लिक्विड के लिए हमने पढ़ा था। अब चलो, अब क्या पढ़ना है, गैस। गैस में रिक्त स्थान ज्यादा होता है, ये तो अभी तक सभी को याद हो गया होगा। तो गैस का आकार होता है क्या, तो क्या होगा, जिसमें डालो ये बस उसी में रह जाएंगे, ठीक है, इनका कोई आकार नहीं होता है। अगर मैंने इसमें डाला तो ठीक है, एक गुब्बारा लिया, ठीक है, तो ये गुब्बारे का शेप ले लेंगे, मतलब जिसमें डालो ये उसी का शेप ले लेंगे। और ये जो गैस की कण है ये हमेशा निरंतर गतिशील रहते हैं, बहुत तेज घूमते हैं ये, क्योंकि तेज क्यों घूमेंगे, स्पेस भी बहुत ज्यादा है इनके बीच में, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये जो वॉल है ना, जैसे मान लो ये कंटेनर लिया, एक बॉक्स ले लिया, ये जो इसकी वॉल से ना हमेशा टकराते रहेंगे। ये पार्टिकल यहाँ पे घूम के यहाँ चला गया, यहाँ से यहाँ पे आ गया, ये हमेशा तो इसके जो वॉल पे है ना वो टकराते रहेंगे। टकराने से क्या होगा, ये जो वॉल है ना इस पे एक हमेशा दाब बनाएंगे,
जैसे ये बलून है ना, इसमें ठीक है पार्टिकल्स है, ये क्या है, हमेशा दाब बनाते रहेंगे इसके बाहरी सरफेस पे, ठीक है, ये गुब्बारा इस पे हमेशा दाब बनाते रहेंगे। अगर ये देखो दाब बना रहे हैं, तुमने क्या किया, इसको गुब्बारे को गर्म करने लगोगे। मान लो ये गुब्बारे को मैं गर्म करने लगूं, क्या होगा, पार्टिकल्स और तेज मूवमेंट करने लगेंगे। और क्या होगा, तेज मूवमेंट करेंगे तो ये क्या होगा कि एक ये जो दीवार है गुब्बारे का, जो गुब्बारे का बाहरी सरफेस है, वो क्या करेगा, उस पे जो पार्टिकल्स है और तेज तेज जाके लड़ेंगे उससे। तो जितनी तेज जाके लड़ेंगे, स्ट्राइक करेंगे, उतना क्या होगा, वो जो बाहरी सरफेस है उस पे दबाव बनाएंगे। ये आ रहे समझ में, ठीक है। और जितना ज्यादा दबाव बनाएंगे उससे क्या होगा, ये जो गैस है एक दूसरे से बहुत लड़ रहे हैं, ठीक है, बहुत दबाव बना रहे हैं और चाह रहे हैं कि ये गुब्बारा फैल जाए। और दबाव बनाने का मतलब ही क्या है, ये चाह रहे हैं ना कि गुब्बारा और फैले फैले। अब आपको भी पता है कि गुब्बारे को सिर्फ एक टाइम तक एक गुब्बारे को सिर्फ एक ही फैला सकते हो, ठीक है, फुला सकते हो। उससे ज्यादा फुलाओगे तो क्या होता है, वो फट जाएगा, ठीक है। गुब्बारे की लिमिट होती है ना, कुछ एक लिमिटेड हवा भर सकते हो, उससे ज्यादा भरोगे तो वो फट जाएगा। इसमें क्या है, इसमें तुम ज्यादा हवा तो नहीं भर रहे हो, पर क्या कर रहे हो, ये पार्टिकल्स क्या, तुम इसको गर्म कर रहे हो, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये पार्टिकल्स बहुत तेज तेज दबाव बढ़ा रहे हैं कि ये जो गुब्बारे का वॉल्यूम है वो बढ़ जाए, ठीक है, पर वो तो हो नहीं पाएगा, क्या होगा, वो फट जाएगा। तो उसके बाद हमने पढ़ा, ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया था। उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है, तो बिल्कुल बदल सकता है। हमने जल का एग्जांपल लिया था, जैसे ये लिक्विड है, जल है एक ग्लास में, इसको मैं फ्रिज में लेके फ्रीजर में ले जाके रख दूं, ये क्या हो जाएगा, आइस बन जाएगा। और यही आइस को मैं क्या करूं, ठीक है, यहाँ पे आइस बन गया, अगर मैं इसको फ्रीजर में ले जाके रख दूं तो 0 डिग्री सेल्सियस पे ये आइस बन जाएगा। अगर मैं इसी पानी को उबाल दूं तो वो क्या हो जाएगा, गैस बन जाएगा। तो मैं यहाँ से तो यहाँ पे जा रही हूँ, लिक्विड है, यहाँ पे क्या है, ये द्रव है, इसमें क्या है, ये आइस की कंडीशन में क्या है, ये ठोस, और इस कंडीशन में क्या है, तो हम बिल्कुल कर सकते हैं। तो इधर हम कर क्या रहे हैं, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तापमान का परिवर्तन कर रहे हैं, ठीक है, कर क्या रहे हैं, सिर्फ हम टेम्परेचर ही तो अप्लाई कर रहे हैं। फ्रीजर में रख रहे हो 0 डिग्री सेल्सियस पे जा रहा है, गर्म कर रहे हो इसको तो क्या जा रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। अगर मैं केल्विन में लिखूं तो क्या होगा, ये 373 केल्विन। तो तापमान के बदलाव के कारण यहाँ पे हो रहा है। अब मैं कोई गैस दे दूं तुमको, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये एक सिलेंडर है, इसमें मैंने पिस्टन लगा दिया है। पिस्टन लगाने का मतलब है कि तुम इसका प्रेशर कभी भी बदल सकते हो। पिस्टन से प्रेशर लगाया या कम किया जा सकता है, मतलब यहाँ पे एक हैंडल होगा, ठीक है, जैसे साइकिल में हवा भरती हो ना, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, तुम प्रेशर लगा रहे होते हो ना, तो वो साइकिल का जो हवा होता है वो भर जाता है। तो इसी तरह एक कंटेनर में प्रेशर लगाने के लिए पिस्टन होता है, अगर तुम इसको नीचे लेके जाओगे तो ये दबेगा, तो मतलब वो प्रेशर तुम बढ़ा रहे हो। अगर इसी को मैं ऊपर लेके जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, प्रेशर कम कर देगा। तो बस यही होता है पिस्टन, इसका यही मतलब है, तुम प्रेशर को बढ़ाने या घटाने के लिए यूज कर रहे हो, बस इसका ये इस्तेमाल कर रहे हो तुम। अगर यहाँ पे CO2 गैस है ना, तुम इसका प्रेशर बढ़ाते जा रहे हो, प्रेशर बढ़ाओगे तो क्या होगा, जो पार्टिकल्स होंगे वो पास आएंगे कि दूर जाएंगे, पास आएंगे, वेरी गुड। तो मान लो पिस्टन पहले यहाँ पे था, मैंने और प्रेशर लगा दिया, ये यहाँ पे आ गया पिस्टन। अब जो पार्टिकल्स होंगे क्या हो जाएंगे, बहुत पास आ जाएंगे। एक टाइम पे क्या होगा, मान लो पिस्टन मैंने बहुत ही नीचे ला दिया, मैंने यहाँ पे ला दिया पिस्टन,
ठीक है, अभी क्या होगी, ये पार्टिकल्स बहुत पास हो जाएंगे। यहाँ पे CO2 गैस है, इसको बोलते हैं पता है सॉलिड CO2। मैंने पढ़ाया था कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। इसी को क्या करते हैं, अगर देखो सॉलिड CO2 है, अगर मैं ये पिस्टन को बहुत तेज से खींच के जो यहाँ पे पहले वाले पे था वहां पे ला दूं, इतना तेज खींचूं कि ये तुरंत यहाँ से यहाँ पे आ जाए, तो ये क्या होगा, ये सॉलिड से सीधे चला जाएगा गैसियस में। पहले सॉलिड था, तुमने तुरंत पिस्टन ऊपर खींचा, प्रेशर क्या होगा, एकदम कम हो जाएगा। प्रेशर जैसे कम होगा, पार्टिकल्स क्या करेंगे, तुरंत बहुत तेज घूमने लगेंगे। पार्टिकल्स के बीच में रिक्त स्थान जो क्या होगा, बहुत ही कम हो जाएगा। जैसे ही कम होगा, वो क्या हो जाएंगे, गैसियस स्टेट में आ जाएंगे, क्योंकि गैसियस में क्या होता है, रिक्त स्थान कम होता है। तो ये तुरंत सॉलिड से आ जाएंगे तुम्हारे गैस में। इसको मैंने पढ़ाया था, क्या बोलते हैं, हमने गलनांक पढ़ा था। गलनांक क्या होता है, हमने क्वथनांक पढ़ा था। गलनांक क्या होता है, जो क्वथनांक होता है वो बॉइलिंग पॉइंट होता है। ऊपर ही मैंने बताया था, ये जो वाटर है, इसको लिक्विड से गैस जाने में जो टेम्परेचर दे रहे हो वो 0 डिग्री सेल्सियस है, मतलब लिक्विड से सॉलिड वो बन रहा है। ठीक है, तो वो जो टेम्परेचर होता है उसको क्या बोलते हो, उल्टा बता रही हूँ, उल्टा बताओ। अच्छा, अगर ये सॉलिड है, आइस है, ठीक है, इसमें आइस क्यूब्स है ना, आइस से लिक्विड जाने में जो टेम्परेचर है सेम ही रहेगा, 0, वो 0 डिग्री। अगर इसको हीट करोगे, इसमें आइस है, ठीक है, इसमें तुम टेम्परेचर देना स्टार्ट किए, तो ये क्या चलेगा, ये आइस से लिक्विड हो जाएगा। जैसे ही गर्म करोगे बर्फ को, वो पानी में वापस बदलना हो जाएगा। वो कितने टेम्परेचर पे होता है, मैंने बताया था, वो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही होता है। टेम्परेचर नहीं बदलता है जब तक ये पूरा आइस कन्वर्ट ना हो जाए वाटर में, वो 0 ही रहेगा। तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही वाटर से आइस में कन्वर्ट हो रहा है, आइस से वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। उसको मेल्टिंग पॉइंट नहीं बोलते हैं, मेल्टिंग ही तो हो रही है। सॉलिड है, वो मेल्ट होकर पानी में कन्वर्ट हो रहा है, आइस है, पानी में बदल रहा है। मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं उसको, गलनांक बोलते हैं। ये याद रखो, ये बहुत जरूरी है। अगर यही इस पानी को मैं उबाल रही हूँ 100 डिग्री सेल्सियस पे, ये क्या हो रहा है, बॉइल हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हो, बॉइलिंग पॉइंट, जिसको बोलते हैं क्वथनांक। गलनांक क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है। तो गलनांक में क्या हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड जा रहे हो, ठोस से द्रव में जा रहे हो, जबकि क्वथनांक में क्या हो रहा है, लिक्विड से गैस जा रहे हो, द्रव से गैस जा रहे हो। तो ये याद रखो, ये क्वेश्चन आएगा, ये पूछेंगे। तो ये कितना है, ये 273 केल्विन है। 0 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करोगे तो 273 केल्विन आएगा। वाष्पीकरण पढ़ा था, इसको क्या बोलोगे, ये क्या है, लिक्विड से गैस जा रहा है, वेपर बन रहा है, वाष्प बन रहा है, इसी को तो बोलते हैं वाष्पीकरण। अगर तुम्हें ये समझ में आ गया तो मतलब तुम्हें सारा चैप्टर समझ में आएगा। इसको अच्छे से समझ लो। ये क्या है, लिक्विड है, मैंने इसको गर्म कर दिया 100 डिग्री सेल्सियस पे, ये वेपर बन गया। इस प्रक्रिया को बोलेंगे वाष्पीकरण। इसी को बोलते हैं वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण को कैसे कैसे प्रभावित कर सकते हैं, एक तो हम क्या कर सकते हैं, वाष्पीकरण को वेपराइजेशन बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकते हो, मैम टेम्परेचर हाई कर सकते हैं। वेरी गुड, टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं। और क्या कर सकते हो, ऊर्ध्वाधर पढ़ा था, क्या होता है, मैम ठोस से गैस की तरफ जाता है, गैस से ठोस की तरफ। वेरी गुड। तो ये जो एग्जांपल अभी मैंने बताया, ये ऊर्ध्वाधर का था, यहां से यहां जा रहा है। ये मैंने क्या किया, प्रेशर तुरंत कम कर दिया था, तो ये क्या हुआ था, पहले सॉलिड था, तुरंत चला गया गैस में, तो ये क्या ऊर्ध्वाधर का एग्जांपल था।
तो सॉलिड से गैस या गैस से सॉलिड बन रहा है, मतलब सॉलिड से गैस बन रहा है, तो वो बिना बीच लिक्विड गए हुए ही बन जा रहा है। मतलब वो जो होता है द्रव अवस्था को के बिना ही वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं? उदरपातन। और क्या पढ़ा था आपने? चलो, तो गलनांक, क्वथनांक, वाष्पीकरण, उदरपातन, ये सारा सभी को समझ में आना चाहिए क्वेश्चन सारे सॉल्व करने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछो। मैम इवेपोरेशन को मैम हिंदी में वाष्पीकरण कहते हैं। हाँ, इवापोरेशन, वेपराइजेशन, वाष्पीकरण बोलते हैं। और किसी को कोई सवाल? तो अगर इसका क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर लोगे अब? ठीक है, तो देखते हैं, मैं क्वेश्चंस के देखूंगी कौन कौन सही आंसर करता है। ठीक है, चलो।